Hello students, welcome back to my channel. So let's start with a new chapter, chapter 5, admission of a partner. Admission of a partner का मतलब है कि किसी existing firm में नया person आके उनको join करता है, that is called admission of a partner. Admission of a partner से हमारी firm वापस reconstitute होती है. Reconstitute का मतलब है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है. जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी. तो जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट शुरू होता है. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के भी टाइम पे पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट बनता है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर. इस एग्रीमेंट में अब ओल्ड पार्टनर्स पर प्लस न्यू पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है. नए एग्रीमेंट में जो नया पार्टनर है वो क्या कैपिटल लेकर आ रहा है या उसका क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो सब मेंशन्ड होता है. नाउ सर्कमस्टांसेस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं. जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, व्हेनेवर देयर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर. अब सवाल पैदा होता है कि नया पार्टनर की जरूरत क्या थी. तो कुछ रीजंस हैं जिसके कारण एडमिशन होता है नए पार्टनर का. या तो एग्जिस्टिंग फर्म को लगता है कि हमें और कैपिटल की जरूरत है, हमें और पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, या पुराने पार्टनर्स को लगता है, एग्जिस्टिंग फर्म को लगता है कि अगर हम किसी रेप्यूटेड पर्सन या रिनाउंड पर्सन को अपने साथ बिजनेस में मिला लेंगे तो हमारे फर्म की, हमारे बिजनेस की और रेपुटेशन इंक्रीज होगी. या कभी पार्टनर्स को लगता है, पुराने पार्टनर्स को, कि हमें कोई नया एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए अपनी बिजनेस को इफेक्टिवली चलाने के लिए. तो इन्हीं रीजंस के कारण पार्टनर को एडमिट किया जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स. न्यू पार्टनर की पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे. तो पार्टनर्स बेटा, नए पार्टनर को आप फ्यूचर प्रॉफिट्स का अधिकार दिया जाता है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि पुराने प्रॉफिट्स तो पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. तो जब नया पार्टनर आएगा वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसका राइट होगा, उसका एसेट्स में राइट होगा. ब्लैक विद द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स. अब बेटा क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है शेयर लेता होगा. एक एग्जिस्टिंग फर्म से उसको शेयर चाहिए. अब एग्जिस्टिंग फर्म में शेयर तो उतना ही था, पहले दो पार्टनर्स मिलके उस फर्म को चला रहे थे और उसके सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस दो लोग मिलके खा रहे थे. अब तीसरा पार्टनर आया है, इसका मतलब फ्यूचर में इस बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो तीन लोग मिलके करेंगे, तीन लोग शेयर करेंगे. सो दैट मीन्स द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू कॉम्पनसेट देयर शेयर. ये जो शेयर नए पार्टनर को देना है ये कहां से आएगा. ये पुराने पार्टनर्स अपने शेयर से ही निकाल के नए पार्टनर को उसका शेयर देते हैं. कहीं और से तो शेयर आना नहीं है. जो एग्जिस्टिंग फर्म चल रही थी, पहले दो मिलके चला रहे थे, अब तीन मिलके चला रहे हैं. इसका मतलब नए पार्टनर को शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर का कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. इस सैक्रिफाइस के बदले जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को गुडविल पे करता है, विच इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. एक कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ती है नए पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को. मतलब नया पार्टनर पे करता है पुराने पार्टनर्स को. क्यों पे करता है? क्योंकि पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने शेयर का कुछ पार्ट. तो नया पार्टनर उनको कॉम्पनसेट करता है एंड दैट कॉम्पनसेशन इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल. तो बेटा इस चैप्टर में हम ये सब कवर अप करने वाले हैं. विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इस चैप्टर में हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, हाउ टू ट्रीट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हाउ टू ट्रीट द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. तो हमारे चैप्टर के कंटेंट्स हैं, इनको वन बाय वन हम कवर करेंगे एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So let's start with the calculation of new profit sharing ratio. So बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि वो रेशियो जिसमें सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन फ्यूचर. जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स और नया पार्टनर मिलके
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को फ्यूचर में शेयर करेंगे उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हुए बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, हम एक एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम टीएस गिरवाल बैक एक्सरसाइज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिरजा, यतिन एंड ज़्युबिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सुरेश आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, मतलब हमारे 3 पार्टनर्स हैं गिरजा, यतिन एंड ज़्युबिन, इनकी रेशो है 5:3:2 और सुरेश आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, मतलब 3 ओल्ड पार्टनर्स हैं और सुरेश उनको ज्वाइन कर रहा है 1/5 शेयर के लिए। तो हम अपने पास डेटा लिखते हैं, गिरजा, यतिन एंड ज़्युबिन, इनकी पुरानी रेशो हमें दे रखी है 5:3:2 और जो सुरेश है, सुरेश आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन, राइट? सुरेश 1/5 के लिए आ रहा है। इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी। ये हमारा सबसे बेसिक केस है, सिंपल केस है। इसमें हम क्या करते हैं, मानते हैं कि भाई हम टोटल शेयर ऑफ द फर्म, पूरे फर्म के शेयर को 1 मान लेते हैं, ठीक है? अगर टोटल शेयर 1 है, टोटल शेयर 1 है और हमने सुरेश को 1 में से 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? अगर हमने इसको 1/5 दे दिया, रिमेनिंग बचा 4/5। ये रिमेनिंग शेयर हो गया। और जो ये रिमेनिंग शेयर है, ये किसके लिए बचा? रिमेनिंग बचा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ये रिमेनिंग शेयर बचा है ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो ये रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशो में आपस में बांट लेते हैं, ठीक है? तो रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5। अब गिरजा का अपना शेयर, पुराना शेयर कितना है बेटा? 5 + 3 + 2 10 हो गया। तो गिरजा को रिमेनिंग शेयर का 5/10 मिलेगा, ठीक है? यतिन को रिमेनिंग शेयर का 3/10 मिलेगा और ज़्युबिन को रिमेनिंग शेयर का 2/10 मिलेगा, राइट? और सुरेश का शेयर था 1/5। इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमने इसको 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि सबका डिनोमिनेटर 50 आ जाए, ठीक है? सबका 50 है एक्चुअली, इसका भी 50 आ जाए। सो द शेयर विल बी, गिरजा शेयर विल बी 20/50, यतिन का हो गया 12/50, ज़्युबिन का हो गया 8/50 और सुरेश का हो गया 10/50। तो हमारी एनपीएसआर आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 20:12:8:10। इसको हमेशा सिंप्लीफाई कर दो बेटा, लोएस्ट टर्म में ले आओ, 10, 6, 4, 5। सो दैट्स द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इसे नोट डाउन कर लो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, A and B are partners, their ratio is 7:5। A और B पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 7:5। C is admitted for 1/6 शेयर। जो C आ रहा है नया पार्टनर, वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। इसमें फर्स्ट सिचुएशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा हमें ये भी दे रखा है कि ये जो 1/6 शेयर है, इसमें से ये 1/24 और 1/24 फ्रॉम A एंड 1/8 फ्रॉम B ले रहा है। ये इस सिचुएशन में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है बेटा। पहले केस में ये चीज नहीं थी, सेकंड केस में हमें स्पेसिफिकली दे रखा है कि जो C आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, जिसमें से 1/24 वो A से ले रहा है और 1/8 फ्रॉम B ले रहा है। बेटा मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर कराते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिखाया था। उसमें एक केस था ऑफ और फ्रॉम का। आप उस वीडियो को जरूर दोबारा देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। और तो मैं अभी भी आपको उसको समझाऊंगी, बट उसको और डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। 1/24 फ्रॉम A। फ्रॉम का मतलब है कि वो डायरेक्टली A से कह रहा है कि मुझे अपने शेयर में से 1/24 दे दे, ठीक है? डायरेक्टली देना है इसमें, मतलब A का जो शेयर था
वो था 7/12, 7 + 7 + 5 12, जिसमें से वो कह रहा है 1/24 मुझे दे दे। फ्रॉम का मतलब है डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फ्रॉम का मतलब है ए अपने में से डायरेक्टली 1/24 उसको दे देगा। तो ए के लिए क्या बचा? ए के लिए बचा 13/24, ठीक है। ए के पास बचा 13/24। अब बी की बात करते हैं। बी से कहता है कि तू मुझे अपने हिस्से में से 1/8 दे दे, डायरेक्टली 1/8 दे दे। तो हमने डायरेक्टली 1/8 माइनस कर दिया, तो ये बचा 7/24। दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 1/8 ही था ना, ओके हाँ ठीक है। और उसका खुद का शेयर कितना है? उसका शेयर तो हमें दे ही रखा है 1/6, उसका शेयर 1/6 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगी, विच कम्स टू बी 4/24, राइट। तो अब एनपीएसआर कितनी आ गई हमारी एनपीएसआर आ गई 13:7:4। ये हो गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है टीएस गरेवाल का। भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमारे ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं भारती एंड आस्था, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड दे रखी है 3:2। दिनकर को वो अपने साथ लेते हैं 1/5 शेयर के लिए। जो दिनकर है ये नया पार्टनर है, ये 1/5 शेयर के लिए आता है। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? ये हमारी सिचुएशन 3 हो गई। दिनकर कहता है कि मैं अपना शेयर 1/5 इक्वली लूंगा भारती और आशा से। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि 1/24 इससे लूंगा, 1/8 उससे लूंगा। इस केस में वो कह रहा है कि मैं 1/5 के लिए आ रहा हूं, जिसको मैं इक्वली भारती और आस्था से लूंगा। तो अगर मैं 1/5 के 2 इक्वल टुकड़े करूं तो 1/10 होता है बेटा, मतलब 1/5 को उसका हाफ करेंगे तो 1/10 आ गया। इसका मतलब 1/10 वो लेगा भारती से और 1/10 लेगा वो आस्था से, ठीक है। तो भारती का नया शेयर निकालते हैं। भारती का नया शेयर हो गया 3/5, ये पुराना शेयर हो गया, जिसमें से उसने 1/10 दे दिया, ठीक है। ये भारती का पुराना शेयर हो गया 3/5, जिसमें से वो 1/10 दिनकर को दे रही है। तो नया शेयर कितना हो गया बेटा इसका? भारती के लिए बचा 5/10। आस्था का पुराना शेयर था 2/5 और 1/10 उसने भी दे दिया दिनकर को। उसके लिए क्या बचा? 3/10। तो 3/10, 5/10 और इसका खुद का शेयर हो गया 1/5 को मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, तो दैट कम्स टू बी 2/10। तो दिनकर का हो गया 2/10। तो हमारी एलबीएसआर कितनी हो गई? 5, 3 and 2. So that was question number 4. नोट डाउन कीजिए इसे। Now let's do question number 5. यहां पे हमें दे रखा है मोहन और महेश पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। नुसरत नाम का पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है, ही इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। नुसरत 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और इस क्वेश्चन में लिखा है कि वो ये 1/4 शेयर पुराने पार्टनर से 2:1 में लेगा। इससे पहले वाले केस में क्या था कि जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहा था, अपना शेयर उसके इक्वल हिस्से दोनों से ले रहा था। बस इतना सा फर्क है इस क्वेश्चन में कि वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से 2:1 में ले रहा है। मतलब
इसका क्या मतलब है, 1/4 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब 1/4 को 2:1 में कैसे बांटेंगे बेटा, 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3। हम 1/4 को कैसे बांटेंगे, 1/4 को हमने करा 2/3 मतलब इन दोनों का टोटल, और 1/4 का 1/3, ठीक है। इसका मतलब मोहन से उसने लिया 2/12 और महेश से उसने लिया 1/12, ठीक है। तो मोहन का न्यू शेयर क्या होगा बेटा, मोहन का न्यू शेयर था, पुराना शेयर था 3/5, जिसमें से उसने 2/12 नए पार्टनर को दे दिया। तो मोहन के लिए खुद क्या बचा, 26/60। महेश के लिए क्या बचा, महेश का शेयर था 2/5, जिसमें से उसने दे दिया 1/12, ठीक है। इसके लिए खुद क्या बचा, इसके लिए बचा ये, मतलब मोहन के लिए बचा 26/60, महेश के लिए बचा 19/60। तो बेटा यहाँ पे हमने नुसरत का 1/4 का डिनोमिनेटर 60 करने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। सो हिज शेयर कम्स टू बी 15/60। अब मोहन का शेयर हो गया 26/60, महेश का हो गया 19/60 और नुसरत का हो गया 15/60। तो हमारी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 26:19:15। इसे नोट डाउन कीजिए। Question number 8. Kabir and Fareed are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3. हमारे दो पार्टनर्स हैं, कबीर एंड फरीद, ठीक, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 7:3, ठीक। Kabir surrenders 2/10 from his share and Fareed surrenders 1/10 from his share in favor of a Jyoti, the new partner. अब ज्योति नाम की पार्टनर आ रही है नहीं, ये नेक्स्ट सिचुएशन है, इसमें ज्योति का शेयर गिवन नहीं है। अभी तक हमने जितनी सिचुएशंस करी हमें नए पार्टनर्स के शेयर गिवन थे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्योति का शेयर गिवन नहीं है, पर हमें ये जरूर गिवन है कि पुराने पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो पुराने पार्टनर्स जितना जितना सैक्रिफाइस करेंगे ऑब्वियसली उन दोनों का टोटल मिला के ज्योति का शेयर बनेगा, ठीक है। तो जो कबीर है वो अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है, ठीक है, जो कबीर है वो 2/10 दे रहा है, और जो फरीद है वो अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है, राइट। इसका मतलब ज्योति को 2/10 मिल गया कबीर से और फरीद से मिल गया 1/10। तो ज्योति का शेयर तो हमने इमीडिएटली निकाल दिया, विच इज 3/10, राइट। कबीर ने दिया 2/10, फरीद ने दिया 1/10, तो हमने 2/10 और 1/10 को ऐड करा तो ज्योति का शेयर तो आ गया 3/10। अब हम निकालते हैं कबीर का न्यू शेयर। कबीर का न्यू शेयर हो गया हमारा, कबीर का पुराना शेयर कितना था 7:3, मतलब कि 7/10, और उसने 2/10 दे दिया ज्योति को, तो उसके लिए बचा 5/10। फरीद का पुराना शेयर था 3/10 और उसने अपने शेयर में से दे दिया 1/10, तो फरीद के लिए बचा 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई बेटा, कबीर का हो गया 5/10, मतलब 5:2:3। ये हमारी हो गई NPSR, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसे नोट डाउन कीजिए। The next question is A and B are partners. A और B पार्टनर्स हैं। C आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, C 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इस केस में हमें पुरानी रेशो गिवन नहीं है, बस ये दे रखा है A और B पार्टनर्स थे, तो हम अज्यूम कर लेते हैं उनकी पुरानी रेशो 1:1 रही होगी। C जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और ये दे रखा है कि फ्यूचर में
ए और बी की रेशो 2:1 होगी। सो दिस केस इज स्लाइटली डिफरेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। मतलब हमें पुरानी रेशो नहीं दे रखी, हमें ये दे रखा है कि फ्यूचर में ए और बी की रेशो 2:1 रहेगी। अब पास्ट में कोई भी रेशो दे रखी हो, हम अज्यूम कर लेते हैं 1:1, चाहे हमें ना भी पता हो, उसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। हमें फ्यूचर की रेशो दे रखी है 2:1, तो क्या करते हैं हम इसमें, हमारी फ्यूचर रेशो इनकी 2:1 दे रखी है। इसका मतलब इसको तो 1/4 दे दिया हमने, ठीक है, इसको 1/4 दे दिया, तो रिमेनिंग बचा 3/4 किसके लिए, ए और बी के लिए, राइट। रेशो इनकी 2:1 रहेगी, तो ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर होगा वो रिमेनिंग 3/4 रिमेनिंग हो गया ना बेटा, ये रिमेनिंग शेयर है। 3/4 को ए और बी 2:1 में बांट लेंगे, सो 2/3 इट कम्स टू 6/12। बी का नया शेयर कितना हो गया, रिमेनिंग इनटू 1/3 which comes to 3/12। तो नई ए की नई रेशो हो गई 6/12, बी की नई रेशो हो गई 3/12 और सी की 1/4 थी। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो 3/12। तो हमारी एनपीएसआर आ गई 6:3:3। इसको हम लोएस्ट टर्म में ले आएंगे तो which comes to 2:1:1। तो बेटा इसमें सिर्फ इतनी सी नई बात दे रखी थी कि ए और बी रिमेनिंग शेयर को किस रेशो में बांटेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है कि फ्यूचर में रेशो उनकी 2:1 रहेगी, मतलब जो उनके लिए रिमेनिंग शेयर बच रहा है वो उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ए और बी की रेशो 2:1 ही आ रही है, ठीक है। So class, that were the different situations for calculating the new profit sharing ratio. Now let's discuss the sacrificing ratio. Sacrificing ratio means when two or more partners selling their shares of the profit to the buying or gaining share partners. मतलब sacrificing ratio वो होती है जब old partners अपने शेयर का कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। गेनिंग पार्टनर का मतलब हो गया जो नया पार्टनर इनको ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया पार्टनर आ रहा है अर्जुन, रोहन और शांति ओल्ड पार्टनर्स हैं, अर्जुन उनको ज्वाइन कर रहा है। तो अर्जुन किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आ रहा है और वो शेयर उसको कहां से मिल रहा है, उसको शेयर मिल रहा है रोहन और शांति से। तो रोहन और शांति अपने शेयर का कुछ पार्ट, आप देख रहे हैं रोहन के पास 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें से अपना उसने एक बॉक्स अर्जुन को दे दिया और शांति के पास 2 बॉक्सेस थे, शांति ने एक बॉक्स अर्जुन को दे दिया। इसका मतलब कुछ रोहन ने सैक्रिफाइस किया और कुछ शांति ने सैक्रिफाइस किया एंड अर्जुन इज हैप्पी। अर्जुन यहाँ पे गेनिंग पार्टनर माना जाएगा क्योंकि अर्जुन को रोहन ने भी कुछ पार्ट दिया और शांति ने भी कुछ पार्ट दिया। तो रोहन और शांति हो गए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्योंकि दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ अर्जुन को दिया है, कोई अपने प्रॉफिट का शेयर दिया है। और अर्जुन हो गया गेनिंग पार्टनर क्योंकि अर्जुन गेन कर रहा है। So sacrificing ratio means the ratio in which the old partners sacrifice their share of profit in favor of new partner. तो जो फॉर्मूला होता है sacrificing ratio को निकालने का, that is old ratio minus new ratio. अब एक और बात है, जब हम old ratio में से new ratio माइनस करेंगे, अगर तो आंसर आता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो मतलब वो हो गया सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। पर अगर आंसर आ गया नेगेटिव में, ये हो गया गेन मतलब इस केस में ओल्ड पार्टनर कोई एक वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनिंग। अगर पॉजिटिव आंसर आता है मतलब ये पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। और ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आपका फ्रैक्शन नेगेटिव फिगर में आता है तो इसका मतलब पुराना कोई एक ऐसा पार्टनर है जो कि नए पार्टनर के आने पर गेन कर रहा है, मतलब जो नया पार्टनर है वो भी गेन कर रहा है और कोई एक ऐसा पार्टनर है वो भी इस टाइम पे गेन कर रहा है। सो इफ द आंसर इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन दैट मींस दैट पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग एंड इफ द आंसर इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन देन दैट पार्टनर इज गेनिंग।
class, let's do some important question of this topic, new profit sharing ratio. बेटा ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 एंड 17, टीएस अग्रवाल की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं चारों, न्यू एडिशन वाली जो बुक है हमारी, और ये चारों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लेना. So let's do these questions. Now let's start with question number 14. Gautam and Yashika are partners and sharing profits and losses in the ratio of 3:2. गौतम और याशिका दो पार्टनर्स हैं बेटा, इनकी रेशो दे रखी है 3:2. आसमा इनको ज्वाइन कर रही है, नया पार्टनर, इसमें आसमा का शेयर नहीं दे रखा. वी आर गिवन विद गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. बेटा ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ एंड फ्रॉम. आपको ऑफ एंड फ्रॉम का डिफरेंस जानना जरूरी है, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाली, जब वहां पे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखा था, एंड विल बी डूइंग इट अगेन. ऑफ एंड फ्रॉम का डिफरेंस बेटा, फ्रॉम तो इजी है कि याशिका ने अपने में से 1/10 आसमा को दे दिया. फ्रॉम का मतलब है याशिका ने 1/10 अपने शेयर का डायरेक्टली आसमा के फेवर में दे दिया. सो दैट्स इजी. मतलब पहले मैं याशिका का निकाल लेती हूं. यहां पर याशिका का शेयर था पुराना 2/5, जिसमें से 1/10 उसने आसमा को दे दिया, तो हम डायरेक्टली 1/10 माइनस कर देंगे. ठीक है, फ्रॉम का मतलब है डायरेक्टली उस शेयर को माइनस कर देना. तो याशिका का के लिए अपने पास क्या बचा, 3/10, और आसमा को 1/10 मिल गया याशिका से. ठीक है, ये फ्रॉम वाला केस है. फ्रॉम वाले केस में हम डायरेक्टली माइनस कर देते हैं कि 1/10 उसने दिया, मतलब गौतम ने अपने में से 1/10 माइनस कर दिया और आसमा ने अपने शेयर में 1/10 प्लस कर दिया. अब दूसरा है, सॉरी गौतम नहीं, याशिका. अब है गौतम. गौतम अपने शेयर का 1/3 दे रहा है. ठीक है, ये केस है ऑफ हिज शेयर वाला. याशिका वाला केस था फ्रॉम वाला, गौतम वाला केस है ऑफ वाला, ये वाला. ऑफ का मतलब होता है बेटा कि जो गौतम है वो अपने शेयर का, ऑफ अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, मतलब अपने शेयर का 1/3 दे रहा है. किसको, आसमा को दे रहा है. इट इज रिटन दैट गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ 3/5. तो गौतम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, गौतम सैक्रिफाइस कर रहा है 3/15. ये डिफरेंस है ऑफ और फ्रॉम में. याशिका सैक्रिफाइस कर रही थी 1/10, क्योंकि लिखा था याशिका अपने शेयर में से 1/10 दे रही है डायरेक्टली. फ्रॉम वाला केस, ऑफ का मतलब है कि गौतम पहले अपने शेयर का 1/3 निकालेगा, उसका अपना शेयर है 3/5, उसका पहले 1/3 निकालेगा विच इज 3/15. तो गौतम का जो सैक्रिफाइस है बेटा वो 3/15 है, 1/3 नहीं है. तो ऑफ वाले केस में पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे. मल्टीप्लाई के बाद आपको पता चलता है कि गौतम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है. सो गौतम इज सैक्रिफाइसिंग 3/15. तो गौतम का न्यू शेयर कितना हो गया बेटा, गौतम का पुराना शेयर था 3/5, जिसमें से वो 3/15 सैक्रिफाइस कर रहा है. सो 6/15. इसका मतलब गौतम का जो नया शेयर हो गया वो हो गया 6/15, और आसमा को गौतम से कितना मिला, 3/15. तो आसमा का नया शेयर हो गया, याशिका से मिला 1/10, गौतम से मिला 3/15. इसको हम ऐड कर देते हैं. Which comes to 45/150. So that comes to 3/10. ठीक है, आसमा को मिल गया 3/10. So that's याशिका का हो गया 3/10, आसमा का हो गया 3/10. इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं. 2/5 गौतम का हो गया 2/5, और इसको सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, which becomes
4/10। तो गौतम का शेयर हो गया 4/10, याशिका का 3/10 और आसमा का 3/10। तो हमारा एनपीएसआर हो गया 4:3:3। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आई विच इज 4:3:3। वेरी इंपॉर्टेंट केस। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15. ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. D is admitted as a partner for 1/6 share. C will retain his original share. Calculate the NPSR and sacrificing ratio. तो हमारे पार्टनर्स हैं A, B, C. इनकी रेशो दे रखी है 2:2:1. D आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/6 के लिए, राइट? बेटा इसमें एक एडिशनल चीज दे रखी है, C will retain his original share. C will retain his original share का मतलब है कि C कह रहा है मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना ओरिजिनल शेयर पे ही काम करूंगा। रिटेन का मतलब मेरा ओरिजिनल शेयर ही नया शेयर होगा, मैं अपने आप से बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, राइट? तो अगर मैं ये मान लूं कि टोटल शेयर, अगर मैं मान लूं ABCD का टोटल शेयर 1 हो गया, नई फर्म का जिसमें D भी अब पार्टनर है, उसको हमने मान लिया 1 शेयर, जिसमें से D को दे दिया 1/6, कितना बचा? 5/6। अब C कह रहा है मैं भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना शेयर रिटेन करूंगा। तो C का जो शेयर है वो है 1/5, ठीक है? C का शेयर है 1/5। तो हम एक काम करते हैं, रिमेनिंग शेयर में से पहले हमने 1 में से 1/6 D को दिया, अब 1/5 C को भी दे देते हैं। इसका मतलब 19/30 जो बचा, ये बचा A और B के लिए। हमने D को उसका 1/6 दे दिया, C ने कहा मैं नहीं सैक्रिफाइस करता, चल भाई ठीक है, हमने 1 में से 1/6 दे दिया D को, 1/5 दे दिया C को। अब जो बचा वो बचा है 19/30, ये रिमेनिंग शेयर है 19/30, ये बचा A और B के लिए 19/30, ठीक है? ये इनका कंबाइंड शेयर है A और B का, जो कि वो अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। और उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग दे रखी है 2:2, मतलब कि इक्वली। 2:2 का मतलब है दोनों का 2:2, दैट इज 1:1 इक्वली, राइट? तो अगर मैं 19/30 के दो पार्ट्स करूं, 1/2 which comes to 19/60, ठीक है? इसका मतलब A को मिला 19/60, B को मिला 19/60, C ने कहा मैं तो अपने 1/5 पे काम करूंगा, चलिए उसका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं हम, तो दैट कम्स टू 12/60, और D तो आया ही 1/6 के लिए था, तो उसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए which comes to 10/60, राइट? तो हमारी NPSR हो जाती है 19:19:12:10. That's new profit sharing ratio. ठीक है? नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। Now let's do question number 16. ABCD are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 36:24:20:20 respectively. E joins for 20% share, and ABCD will be sharing the profits in future as 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10. Calculate new profit sharing ratio after E's admission. So बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है कि 4 पार्टनर्स हैं ABCD, उनकी ओल्ड रेशो जो दे रखी है वो दे रखी है 36:24:20:20, ठीक है? अब वो कह रहे हैं E के आने के बाद हम अपनी रेशो कर लेंगे 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10, मतलब 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। ऐसा हमने अभी NPSR में भी क्वेश्चन किया था, लगभग इसी के जैसा, कि इसमें हमें 2 रेशोज ऑलरेडी दे रखी हैं, बट अगेन ये रेशो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो D को मिला के नहीं है,
पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो और पुराने पार्टनर्स की नई रेशो भी इस क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे केस का मतलब होता है कि फ्यूचर में इन चारों की रेशो यही रहने वाली है। मतलब जो डी आ रहा है वो डी कितने के लिए आ रहा है? डी आ रहा है 20% के लिए। 20% का मतलब हो गया बेटा काट के 1/5, डी 1/5 के लिए आ रहा है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर टोटल शेयर 1 है, डी को 1/5 दे दिया तो 4/5 बचा, 4/5 हो गया रिमेनिंग शेयर। और ऐसे केस में जहां पे दो रेशोज दे रखी हैं कि एक पुरानी और एक बार फ्यूचर वाली रेशो भी दे रखी है ई के एडमिशन की बात वाली, तो जो 4/5 शेयर होता है वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते बेटा, ठीक है, वो अपनी फ्यूचर रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 1/5 ले लिया डी ने, 4/5 बचा ए बी सी डी के लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, बच्चा कहता है इसमें बांटू या इसमें बांटू। पर ऐसे केसेस में जहां पे दे रखा होता है कि जो डी के आने के बाद ए बी सी डी की रेशो ये होने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि वो 4/5 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस रेशो में नहीं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में इस रेशो का कोई रोल नहीं है, तो 4/5 को हम इस रेशो में बांट लेंगे। अब देखिए ए को क्या मिलता है, ए को मिला रिमेनिंग शेयर का 3/10, बी को मिला रिमेनिंग शेयर का 4/10, सी को मिला रिमेनिंग शेयर का 2/10 और डी को मिला, सॉरी ये बेटा ये ई है, आई एम सो सॉरी, ये ई है नया पार्टनर, और डी को मिला 4/5 का 1/10। सो ए इज 12/50, बी इज 16/50, सी इज 8/50 एंड डी इज 4/50। ठीक है, ई का 1/5 था जिसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारी एनपीएसआर आ गई 12, 16, 8, 4 and 10। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, 6, 8, 4, 2, 5। That's our new profit sharing ratio। ऐसे केस में बस आपको ये देखना है बेटा कि हमें दो रेशियोज दे रखी है, एक ई के एडमिशन के आने से पहले और एक ई के एडमिशन के आने के बाद। तो ऐसे केसेस में आपको रिमेनिंग शेयर उस रेशो में बांटना है जो ई एडमिशन के बाद दे रखा है, आपको पुरानी वाली रेशो को इग्नोर करना है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। Amit and Vidya are partners in the ratio of 3:2. They admit Chintan into partnership, who acquires 1/5 of his share from P and 4/25 share from Q. Calculate NPSR and sacrificing ratio. अमित और विद्या पार्टनर्स हैं, इनकी हमें रेशो दे रखी है 3:2। चिंतन आ रहा है इनके पास, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। चिंतन कहता है कि मैं 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी लेने वाला। अब फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू मत कर देना, मुझे पता है ये ऑफ वाला केस है पर फिर भी अलग है। ऑफ हिज शेयर, यहाँ पे हिज कौन है? यहाँ पे हिज ना अमित की बात करी गई है और ना विद्या की बात करी है। अभी तक के केस में हमने देखा था कि कोई पुराना पार्टनर के लिए आ रहा था कि भाई जो चिंतन है वो अमित के शेयर का 1/5 ले रहा है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। हिज का मतलब किसका शेयर? यहाँ पे हिज का मतलब है चिंतन का शेयर। तो ऑफ देख के फटाफट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑफ वाला केस जरूर है पर यहाँ पे वो किसी पुराने पार्टनर का शेयर नहीं ले रहा, 1/5 किसी पुराने का शेयर नहीं ले रहा, वो अपना ही शेयर ले रहा है। यहाँ पे हिज का मतलब है चिंतन, तो वो इसमें लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अगर मैं कहूँ चिंतन के शेयर को x मान लो, ठीक है, चिंतन के शेयर को x मान लो और वो 1/5 ऑफ x p से ले रहा है, ये इसमें डिफरेंट थी बात। हिज का मतलब चिंतन और चिंतन का शेयर हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने चिंतन के शेयर को x लिया।
तो चिंतन ने अपने ही शेयर का 1/5 P से लिया, इस बात को समझो। सेकंड में लिखा है 4/25 शेयर फ्रॉम Q, ये फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली। 4/25 लिया उसने Q से। ध्यान से बात समझना बेटा, ये केस हो गया ऑफ वाला, ये केस हो गया फ्रॉम वाला। Q से उसने डायरेक्टली 4/25 लिया है, P से पहले वो अपने शेयर का 1/5 निकालेगा, वो P से लेगा, ठीक है। और हम ये निकाल ही नहीं सकते क्योंकि x गिवन ही नहीं है, तो हमें कुछ और तरकीब निकालनी है। अगर 1/5 ऑफ x P से लेता है, ठीक है, अगर वो अपने शेयर का 1/5 P से लेता है, तो ऑब्वियसली 4/5 मतलब बचा हुआ शेयर अपना Q से लेगा। बेटा हम किसी भी शेयर को 1 मानते हैं, किसी भी शेयर को हम 1 मानते हैं। यहां समझाती हूं आपको। हमने चिंतन के शेयर को 1 माना, मतलब कि 1x माना, ठीक है। अगर वो 1 में से 1/5 ऑफ x P से ले रहा है, तो अपने ही शेयर का 4/5 Q से लेगा, राइट। अगर वो अपने शेयर का 1/5 P से ले रहा है, तो बचा हुआ 4/5 Q से ले रहा है। ये अंडरस्टूड है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये हम खुद एज्यूम करेंगे, अगर आप अपने शेयर का 1/5 इससे ले रहे हैं, तो बचा हुआ क्या हुआ 4/5, वो आप Q से ले रहे हैं, सो वो ये Q से ले रहा है। और 4/5 ऑफ Q है क्या, 4/5 ऑफ Q है 4/25, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में साफ दे रखा है कि वो Q से 4/25 ले रहा है। ये बेटा एक फ्रैक्शन है और ये एक्चुअल शेयर है। अपने शेयर का 4/5 इज इक्वल टू 4/25, मतलब वो Q से 4/25 डायरेक्टली ले रहा है, राइट। 4/25 उसका एक्चुअल शेयर है और 4/5 ऑफ x इज अ फ्रैक्शन, तो हमने उनको इक्वलाइज करा, तो क्या आ गया हमारा 4/25 into 5/4 which comes to 1/5, x is equal to 1/5। इसका मतलब चिंतन आ रहा है 1/5 के लिए। यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता बेटा, यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करो। तो उसने चिंतन का शेयर हो गया 1/5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया बेटा आपने। चिंतन का शेयर है 1/5, ठीक है। कौन थे पुराने पार्टनर्स, अमित एंड विद्या। इनकी रेशो क्या थी, इनकी रेशो थी 3:2, ठीक है। चिंतन का शेयर है 1/5। अब देखते हैं अमित के लिए क्या बचा। अमित's न्यू शेयर विल बी 3। चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब चिंतन का शेयर है 1/5, इसका 1/5 मतलब कि 1/25 वो अमित से ले रहा है। हमने पहले चिंतन का शेयर निकाला, वो आया 1/5। अब वो अपने ही शेयर का 1/5 अमित से ले रहे हैं, मतलब 1/5 ऑफ 1/5 which means 1/25। तो अमित ने अपने में से 1/25 दे दिया और अमित के पास बचा 14/25, ठीक है। विद्या से उसने 4/25 लिया था, तो विद्या में से तो डायरेक्टली हम 4/25 माइनस कर देते हैं, which will be equal to 6/25। तो ये इनके नए शेयर हो गए बेटा। और चिंतन का 1/5 है, डिनोमिनेटर करने के लिए हम इसको चिंतन के शेयर को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी NPSR आ गई 14:6:5, ठीक है। ये हमारी आ गई NPSR। नाउ